नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रथम स्वर। मैं राकेश रमन आपका स्वागत करता हूँ। आज हम बात करेंगे बिहार की। बिहार में बड़े दल एनडीए मतलब बीजेपी, जदयू, लोजपा, जीतन राम मांझी की पार्टी, ये लोग शांत बैठे हैं। जो एक बड़ा ग्रुप, और आरजेडी ये भी शांत है। लेकिन बिहार के राजनीतिक जमीन पे बड़ी जबरदस्त हलचल है। आज पटना में कन्हैया कुमार की जो चल रही थी पलायन और बेरोजगारी को लेकर, आज कंक्लूड होनी थी। लेकिन कंक्लूड होते होते कुछ हंगामे का शक्ल ले बैठे। बिना परमिशन के मुख्यमंत्री आवास को घेरने चले गए। वो अपने प्रदर्शन के साथ अगर आते और मेमोरेंडम दे के चले जाते तो शायद वो नौबत नहीं आती। तो दूसरी ओर वहाँ के लोकल पार्टी जो कही जाएगी, जन सुराज, जिसके रचयिता प्रशांत किशोर हैं, वो भी आज बदलाव को लेकर उतर गए सड़क पर। और इन सब के बीच एक आईपीएस जो सिंघम के नाम से मशहूर थे, उन्होंने भी एक पार्टी लॉन्च कर दी, हिंद सेना। बिहार में ये राजनीतिक तापमान एकाएक क्यों बढ़ा, इस पर चर्चा करने के लिए जुड़ रहे हैं पटना से ही राजनीतिक विश्लेषक प्रशांत सिंह। प्रशांत जी, आपका स्वागत है। सर धन्यवाद। नमस्कार। सर, बिहार में राजनीतिक तापमान एकाएक इतनी तेज हो गई, ये तो आशा की विपरीत है। और तो और, चलो कन्हैया कुमार कर रहे थे, उनकी रैलियों में आए दिन कुछ न कुछ घटनाएं मिलती थी। कभी कार्यकर्ता बाउंसर के द्वारा पीट दिए जाते थे, तो कभी कुछ होता था, कभी कुछ होता था। कन्हैया कुमार क्या ये भूल चुके हैं कि वो एक छात्र नेता नहीं रहे? वो एक देश की सबसे पुरानी पार्टी के एक बड़े नेता के रूप में वहां गए हैं। लेकिन उनके आचरण में वो मैच्योरिटी क्या आपको दिखी? प्रशांत जी, आपसे ये एक सवाल है पहला। और दूसरा सवाल इसी के साथ साथ कि प्रशांत किशोर भी आज बदलाव रैली करने उतर गए, और सिंघम हमारे आईपीएस ऑफिसर, उन्होंने जो पार्टी बनाई हिंद सेना, इन सब पर जरा आप हमको विस्तृत समझाइए कि आखिर पटना में हो क्या। जी सर, इस सब चीजों का कई पहलू हैं सर। एक तो है कि ठीक है, 5.5 महीना लगभग अब टाइम बच गए हैं बिहार का चुनावी बिगुल बजने में। और बिहार एक बहुत महत्वपूर्ण प्रांत है। और यहाँ जो है लगातार 20 वर्षों से नीतीश कुमार जी जमे हुए हैं मुख्यमंत्री के पद पर। थोड़ा सा बीच में छोड़ दिया जाए उनके कार्यकाल को, तो पूरे 20 सालों से वो जमे हुए हैं। लेकिन तो मुख्यमंत्री तो 20 साल से हैं ही वो सब। है ही, हाँ। वो नहीं, थोड़ा सा वो जीतन राम मांझी को बनाए थे थोड़े दिन के हाँ, लिए। बीच कुछ दिन। हाँ, फिर बाद में उनको हटाकर खुद बन गए तुरंत। तो वही 2-4 महीना जो रहा होगा। बाकी लगातार 20 साल से हैं, 9 बार शपथ लिया है उन्होंने। इधर से उधर गए, उधर से इधर आए, अलग बात है। तो अब सभी लोगों को लग रहा है कि यहाँ स्कोप है, क्योंकि इसके पीछे कारण है। जैसे कारण ये है कि सब लोग अब जैसे नई नई पार्टियां जो बन रही हैं, उनके दिमाग में एक चीज चल रहा है कि भाजपा ने अपना कोई कदावर नेता पैदा नहीं किया बिहार स्तर पर। एक बात, कांग्रेस मृत प्राय पड़ी हुई है। दूसरी बात, जो नीतीश कुमार की अब ये है राजनीतिक पाली लगभग अब खत्म होने की को है। और उनके विषय में एक धारणा भी फैलाई जा रही है बड़ी तेजी से, जिसमें खास करके प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी और तेजस्वी और लालू यादव की राजद काफी सक्रिय रूप से इस धारणा को फैलाने में लगे हुए हैं कि नीतीश कुमार जी मानसिक और शारीरिक रूप से काफी अस्वस्थ हैं, टायर्ड भी हैं, और अब उनको रिटायर हो जाना चाहिए। तो इन सब चीजों को देखते हुए, अच्छा, फिर खुद राजद की जो क्रेडिबिलिटी है वो जंगल राज वाली है। तो इन सब चीजों को अब आज ही देखिए कि राजद के एक विधायक हैं दानापुर के, उनके यहाँ छापा पड़ा है। उनके 10 या 5 ठिकानों पर छापा पड़ा है।
तो वो काफी आपराधिक बैकग्राउंड के माने जाते हैं और काफी कुख्यात रहे हैं। तो इन सब चीजों को देखते हुए लोगों को लग रहा है कि शायद नई पार्टियों के लिए कुछ स्कोप बिहार में बनाई जा सकती है, बन सकती है। उसको ध्यान में रखते हुए ये सब चीजें हो रही हैं। अब प्रशांत किशोर तो काफी 2 साल इन्होंने पदयात्रा की, जनसुराज यात्रा, और बाद में पिछले साल 2 अक्टूबर को उन्होंने जनसुराज पार्टी ही लॉन्च कर दिया औपचारिक रूप से। और आज उन्होंने बदलाव रैली जो किया, इसमें 2 लाख से ज्यादा, ऐसे तो बोल रहे थे 3 लाख 4 लाख, लेकिन जो अंदर की रिपोर्ट है उसके अनुसार 2 लाख उनका टारगेट था। लेकिन लोग आए नहीं, खाली रहा मैदान। गांधी मैदान पटना बहुत बड़ा मैदान है, मैदान खाली रहा, बहुत कम लोगों की उपस्थिति दर्ज हुई, और उस हिसाब से बहुत सारी पॉलिटिकल कमेंट्स यही आए, जो रिएक्शन आए, कि इनकी रैली फ्लॉप रही। अब प्रशांत किशोर ने आज कुछ बातें जो कही, वो थोड़ा सा ध्यान देने लायक है। जैसे उन्होंने कहा कि एक तो बदलाव रैली है, पलटू चाचा शब्द भी उन्होंने यूज किया, और 10 दिन के अंदर फिर से बदलाव की यात्रा वो पूरे बिहार में लेकर निकलेंगे, और नीतीश कुमार को उखाड़ कर फेंकना है, मोदी जी की बात भी नहीं मानना है, उन्होंने पब्लिक से अपील किया है। लालू जी की जंगल राज की वापसी नहीं होने देनी है, और अंत में एक साथ उन्होंने कहा कि लालू, नीतीश और मोदी को नहीं अब चलने देंगे बिहार में। अब नया सरकार यहाँ बिहार में बननी चाहिए, जो जन सुराज पार्टी विकल्प देगी। इन सब चीजों के साथ उन्होंने अपना काम किया। फिर उन्होंने कहा कि 2015 में अगर उन्होंने नीतीश कुमार की मदद नहीं की होती, तो नीतीश कुमार आज संन्यास लेकर राजनीति से अलग बैठे हुए होते, क्योंकि उनमें अपने बुत्ते दम नहीं था कि वो 2015 की चुनाव जीत लेते। तो एक चीज और बोले कि जो शादी करवाता है वही श्राद्ध भी करवाता है, यानी नीतीश कुमार की राजनीति को वही खत्म भी करेंगे। एक तरह से उन्होंने ये चीजें भी कही। फिर परीक्षा में धांधली, पेपर लीक, इन सब मुद्दों को उठाया, छात्रों की समस्याओं को उठाया, और भी बहुत सारी चीजों को उठाया। बिहार का विकास नहीं हुआ, ये सब, और अफसरशाही से जनता त्रस्त है पूरे बिहार की, इन सब बातों को उठाया उन्होंने। अब ये सब बातें कितना उनकी कारगर होगी, कितना अपील करेंगी, कितना उन पर लोगों का विश्वास जमेगा, अब ये तो समय बताएगा। एक चीज ये हुई। सर, इसके बाद आज आज ही कांग्रेस पार्टी ने अपना समापन किया, जो पलायन रोको और नौकरी दो, रोजगार दो यात्रा जो निकाला गया था पश्चिम चंपारण से और बिहार के कई जिलों से घूमते घूमते आज उन्होंने समापन किया। इसमें सचिन पायलट भी आए हुए थे। एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट ये भी था। कृष्णा अल्लावरू जो नए बिहार के प्रभारी बनाए गए हैं वो भी थे। कन्हैया कुमार तो थे ही, और कन्हैया कुमार का जो आचरण आपने पूछा तो मैं अब बताता हूँ। कन्हैया कुमार के अंदर जो एक जीन डेवलप कर गया है, विकसित कर गया है, मैच्योर्ड हो गया है, वो है अर्बन नक्सली का। टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ वो दिखाई पड़े थे जेएनयू में, तो उमर खालिद वगैरह के साथ इनकी अच्छी थी केमिस्ट्री। तो इन सब चीजों को देखते हुए इनसे वही आशा कर सकते हैं कि चाहे वो जहां भी रहेंगे वो अराजकतावादी ही रहेंगे, और लोग भी उनको उसी तरह से ट्रीट करते हैं, क्योंकि जितनी सोशल मीडिया पर आप रिएक्शन देख लीजिए, उनको कोई गंभीरता से नहीं लेता। लोग उनके विषय में उम, बहुत ही धारणा जो है उनके प्रति अच्छा नहीं है लोगों का। तो ये चीजें भी हैं, और इस चीज को कन्हैया कुमार शायद न भांप रहे हैं, न नाप रहे हैं, और न अपने आप को, आचरण को बदलने के लिए तैयार हैं। शायद उनका यूएसपी यही है कि अराजकतावादी लाइन पर ही चलना है। अब इसके कुछ कारण हो सकते हैं, वो भी वही जाने, या हम लोग अगर जानते भी हैं तो क्यों बताना, छोड़ दीजिए लोगों को समझने के लिए। सर तो यहाँ पर ये एक सवाल था, एक सवाल और ये था कि सचिन पायलट ने वहाँ क्या बयान दिया है? हाँ, सचिन पायलट ने कहा कि मुख्यमंत्री का कोई चेहरा नहीं होगा, समय आने पर मुख्यमंत्री का नाम तय किया जाएगा। इससे जो बिलबिलाहट हुई राजद में, तो राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी तुरंत बाहर आए और प्रेस में उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि राजद के तेजस्वी प्रसाद यादव ही चेहरा होंगे मुख्यमंत्री का, और उन्हीं के चेहरा पर चुनाव, पूरा महागठबंधन जो भी इंडी अलायंस वगैरह है
वो लड़ेंगे, सारे दल उनके साथ जो भी अलायंस में रहेंगे वो सब उन्हीं के चेहरा पर चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा और कोई बात स्वीकार्य नहीं है राजद को। एक तरह से उन्होंने इस चीजों को स्पष्ट कर दिया है। जी। अब एक नई ये आपने कहा शिवदीप बामन राव लांडे 2006 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। बिहार में इनकी बिहार कैडर के और रहने वाले महाराष्ट्र के हैं। बिहार में इन्होंने काफी नाम कमाया, सिंघम के रूप में काफी विख्यात हुए और ईमानदार और काफी कर्मठ, क्षेत्र में जहां भी रहे लोगों के मदद के लिए बहुत एक्टिव रहते थे। तो इन सब चीजों से लोगों में इनके प्रति बहुत ही अच्छा एक इम्प्रेशन बना है। बीच में कुछ दिन महाराष्ट्र अपने होम स्टेट में प्रतिनियुक्ति पर गए थे, फिर वापस बिहार आ गए थे। यहाँ डीआईजी भी थे, आईजी भी बने, लेकिन अब अचानक उन्होंने इस्तीफा देकर अपना हिंद सेना ये इसी 8 अप्रैल को उन्होंने लॉन्च किया है। तो उनका एक नया प्लैंक है कि बिहार में जो है कास्ट पॉलिटिक्स, अब इसको खत्म करके एक नई पॉलिटिक्स जो सिर्फ और सिर्फ विकास केंद्रित होनी चाहिए। नो कास्ट, नो कास्ट पॉलिटिक्स अब इनका जो है इस लाइन पर एक है। और इन्होंने कहा कि सेंसिटिव होना पड़ेगा जन समस्याओं के प्रति, और इस आधार पर और उन्होंने अपने आप को हिंद सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी नियुक्त कर लिया और सभी 243 सीटों पर लड़ने का उन्होंने ऐलान भी कर दिया है। और इसके लिए बोले हैं कि अपना पूरे बिहार में वो अपना अभियान चलाएंगे, लोगों को जोड़ेंगे और कैंडिडेट्स का भी चयन करते रहेंगे। तो ये सारी चीजें हुई हैं। एक चीज और है सर कि पिछले जो 2020 के चुनाव में एक पुष्पम प्रिया चौधरी, एक युवा नेत्री आई थी और उन्होंने अपना एक प्लूरल्स पार्टी बनाया था। वो यूके में पढ़ी थी। उनके पिताजी विनोद चौधरी जदयू के एमएलसी रह चुके थे, दरभंगा जिला से उनका ताल्लुक है। लेकिन उन्होंने बड़े बड़े विज्ञापन अखबारों में फुल पेज का विज्ञापन दिया था, बहुत सारे अखबारों में, और अपने आप को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया था, लेकिन बहुत बुरी तरह फ्लॉप रही। इस बार चुनाव में उनकी गतिविधियां ज्यादा कुछ देखने को अभी तक नहीं मिली हैं। थोड़ा बहुत नाम अभी सुनने में आने लगा है, चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, लेकिन अभी तक कोई खास उल्लेखनीय बात उनके बारे में नहीं आई है सामने। जी। एक्टिव भी है कि नहीं पुष्पम प्रिया चौधरी? हाँ, एक्टिव तो हैं, लेकिन उस तरह का अभी उनको लग नहीं रहा है कि वो चुनावी मोड में अभी आई हैं। अब पता नहीं कि चुनावी मोड में आएंगी नहीं आएंगी, उनकी पार्टी रहेगी नहीं रहेगी, या किसी दल के उम्मीदवार के रूप में वो खड़ी होंगी। अब ये अच्छा, सब चीज समय। बक्सर से भी तो पिछले लोकसभा चुनाव में एक आईपीएस खड़े हुए थे। आनंद मिश्रा निर्दलीय, तो वो आनंद निर्दलीय मिश्रा में, जी, आनंद मिश्रा मेघालय असम कैडर थे। मेघालय कैडर, हाँ एएम कैडर के आईपीएस। वो अपना वहां असम सरकार में हिमंत बिस्व शर्मा से को रिजाइन करके उन्होंने कहा था कि हम पार्टी की सेवा करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ आके वो जैसा कि हेमंत बिस्व शर्मा आए थे बक्सर में चुनाव प्रचार करने, तो उन्होंने खुद ही बताया था कि उन्होंने प्रॉमिस किया था कि उनको टिकट की दरकार नहीं है, वो पार्टी की सेवा करेंगे। लेकिन यहाँ आकर टिकट मांगने लगे, टिकट नहीं मिला तो पार्टी छोड़कर निर्दलीय लड़ गए थे, लेकिन बहुत बुरा असर हुआ। अभी हैं पॉलिटिकली वो भी एक्टिव हैं, लेकिन अब किधर जाएंगे अभी तक कुछ पता नहीं चल रहा है उनके विषय में। तो जी। हिंद सेना के श्री लांडे जी ने जो बनाई है पार्टी, क्या ये संभव है कि कोई पार्टी आज बने और 5 महीने में पूरे बिहार के लिए उनको उम्मीदवार भी मिल जाए, उनकी पूरी टीम तैयार हो जाए? ये तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है सर। प्रशांत किशोर अगर कोई बात कहते हैं तो उसमें दम दिखता है। उनके पास चुनाव लड़ने की एक बहुत जबरदस्त एक्सपीरियंस उनके साथ है, और उन्होंने दल बनाने के पहले जो मेहनत करनी चाहिए किसी भी नेता को उन्होंने की है। इस बात से कोई गुरेज नहीं कर सकता। अब वो कितना सफल होंगे नहीं होंगे ये तो एक आकलन का विषय होगा। लेकिन मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ, पहला
कन्हैया कुमार के इस यात्रा से क्या कांग्रेस जरा सा भी प्लस में दिख रही है आपको, या पुनः मुझको भवन जैसी थी वही स्थिति है? सर, कांग्रेस पार्टी ने जो रास्ता अख्तियार किया है, कांग्रेस पार्टी की विश्वसनीयता बहाल नहीं हो पाएगी इस तरह से, क्योंकि कन्हैया कुमार की क्रेडिबिलिटी बहुत ही निगेटिविटी वाली है और इस तरह के एलिमेंट्स के सहारे वो नहीं बढ़ सकते हैं। ठीक है, उन्होंने एक राजेश राम जी को बनाया था प्रदेश अध्यक्ष, वो अच्छे व्यक्ति हैं। उनके पिताजी भी बिहार में वरिष्ठ कांग्रेसी और मंत्री रह चुके हैं, मंत्री सांसद रह भी रह चुके चुके हैं हैं। बालेश्वर राम तो जी। बालेश्वर राम जी, तो उनको आगे करते, या और कुछ फेस जैसे प्रेमचंद मिश्रा हैं, अगर हम्म, अगड़ी जातियों में करना है तो प्रेमचंद मिश्रा थे। और इन लोगों ने एक अनिल शर्मा को पार्टी में धक्का मार के ऑलमोस्ट निकाल दिया, मतलब धक्का तो नहीं मारा लेकिन उनको इतना ज्यादा उपेक्षा की गई कि वो छोड़कर चले गए। लेकिन उस व्यक्ति में इतना दम था कि कांग्रेस पार्टी को रिवाइव करने की क्षमता रखते थे। कुछ दिनों के लिए पार्टी का अध्यक्ष बने थे बहुत पहले, तो पार्टी को लगा था कि जिंदा हो जाएगी पार्टी, कांग्रेस पार्टी। तो इस तरह के लोगों को दरकिनार करके और कांग्रेस पार्टी उन एलिमेंट्स को आगे कर रही है जिनकी क्रेडिबिलिटी निगेटिविटी की दोनों एक जैसी है। तो ये चक्कर है। और कन्हैया कुमार के बगल में कौन बैठते हैं? तो जो शकील अहमद खान, जो कदवा से विधायक हैं, कटिहार जिला से, जो पहले नेहरू युवा केंद्र में हुआ करते थे और राहुल गांधी जी के करीबी थे, दिल्ली में ज्यादा रहते वो थे भी काफी। जेएनयू के प्रोडक्ट हैं, वो भी जी जेएनयू के जी प्रोडक्ट हैं। जी जी जी। तो ये कन्हैया कुमार और वो, ये जो जोड़ी हमेशा फ्रंट पर रहती है, तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि कांग्रेस जहां बंधी हुई है वहीं बंधी हुई है, यानी तुष्टीकरण के घेराबंदी से सीमा रेखा से वो बाहर नहीं आना चाहती है, उसको वहां से बाहर नहीं निकलना है। तो ये चीजें जो है वो कांग्रेस को मतलब रिवाइव नहीं होने देगी, ये चीज है सर। अब मैं मतलब सर कि कुछ हम्म, जी जी, मैं मतलब कंक्लूड यहीं पर हो रहा है कि कन्हैया कुमार पे जो एक इमेज चस्पा है, वो बुरी तरह से चस्पा है और उसके ही प्रभाव में वो दिखते हैं। बिल्कुल। तो कन्हैया कुमार से कांग्रेस को बिहार में कोई फायदा नहीं होने वाला है, एक लाइन में। अब सर कुछ बातें और इससे इतर हो जाएं। सर, एनडीए की जो पोजीशन है मोटा मोटी आप देखें सरसरी तौर पर, तो बहुत ही फेवरेबल है, क्योंकि नीतीश कुमार के साथ पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग बहुत सॉलिड रहता है। दलित चेहरे एनडीए में है, रामविलास पासवान जी का लिगेसी चिराग पासवान के साथ है। जीतन राम मांझी अपने आप में बड़े दलित चेहरा हैं। बीजेपी में भी जनक राम जी हैं, या वो एक मुसहर समाज से हैं कृष्ण कुमार ऋषि, वहाँ बनमनखी के विधायक हैं पूर्णिया जिला से, जिनको पप्पू यादव जी के द्वारा धमकी वगैरह मिला है अभी हाल फिलहाल में। तो ये सब मिला जुला कर एक सेकंड एनडी सर, अभी भी पप्पू यादव धमकी देने का काम कर रहे हैं क्या? कर कर रहे हैं सर, कर रहे हैं। पप्पू यादव कैसी का अभी चीज? हाँ, पप्पू यादव का अभी मनोबल काफी बढ़ा हुआ है और अभी काफी उन्होंने हिंदू धर्म के प्रति बहुत ज्यादा अपमानजनक शब्दों का यूज किया था, जिसके खिलाफ पूरे पूर्णिया और उधर के आसपास के क्षेत्रों में काफी लोगों ने प्रदर्शन किया था, उग्र प्रदर्शन किया था, और उसमें ज्यादातर युवा लोगों की भागीदारी थी। तो इस तरह की चीजें हैं। फिर अभी राजपूत समाज पर भी उन्होंने कुछ कमेंट किए हैं, उसके चलते भी बिल्कुल। लोगों में आक्रोश काफी है। जी। तो ये सब चीजें हैं। तो पप्पू यादव का तो ये स्वभाव है, हर जगह कुछ न कुछ है, वो गड़बड़ करते ही रहते हैं, वो अपने स्वभाव से बाज नहीं आते हैं। तो ये सब चीजें तो हैं। तो एनडीए का मैं कह रहा था कि दलित वर्ग, पिछड़ा अति पिछड़ा और सवर्ण भाजपा के साथ वैश्य वगैरह सब जुड़े हुए हैं। भाजपा में भी सोशल इंजीनियरिंग काफी हुआ है, सम्राट चौधरी हैं, और भी प्रमोद चंद्रवंशी, एक अति पिछड़ा समाज का काफी चर्चित चेहरा है बिहार में। तो ये सारे लोग जो हैं काफी मेहनत से तन मन से लगे हुए हैं पार्टी को खड़ा करने में। तो कुल मिलाकर समीकरण बहुत अच्छा है एनडीए के फेवर में। और ये जो है राजद का, इसका अगर आप ले लें तो इनकी जो आक्रामक भाषा है, आक्रामक शैली है,
तेजस्वी प्रसाद यादव का, तो उससे क्या होता है कि बाकी लोगों में एक भय का संचार हो जाता है कि ये जो सत्ता में आएंगे तो और ज्यादा सनक जाएंगे, फिर वही जंगल राज की कल्पना में लोग खो जाते हैं। तो इस तरह की चीजें, तो राजद अपने आप को भी कैरेक्टर नहीं बदल पा रहा है, तो सब मिला जुला के एनडीए के लिए फेवरेबल है। लेकिन यहाँ मैं इन सब चीजों को इसीलिए कहा कि यहाँ एक लेकिन लग रहा है। लेकिन ये लग रहा है कि जो एक धारणा गांव गांव व्यक्ति व्यक्ति तक फैलाई जा रही है कि नीतीश कुमार जी बीमार हैं, उसका खामियाजा कहीं भुगतना न पड़ जाए, और कहीं अभी 5 महीना देर है, चुनाव आते आते कहीं उसी को लेकर ऐसा न हो कि कुछ एंटी इनकम्बेंसी अचानक सक्रिय हो जाए। जैसे 2020 में एक एंटी इनकम्बेंसी, एक्टिव एंटी इनकम्बेंसी था, तो अब इस टाइम एक्टिव एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, तो उस टाइम एंटी इनकम्बेंसी का फायदा उठाया चिराग पासवान ने। फायदा तो नहीं उनको मिला, लेकिन वोट काटकर उन्होंने डैमेज किया। लेकिन इस बार एंटी इनकम्बेंसी उस तरह से एक्टिव नहीं था, उसको अगर ये लोग एक्टिव कर पाए तो एनडीए को घाटा हो सकता है। हमको लगता है कि शायद उसी संदर्भ में अश्विनी चौबे, जो पूर्व मंत्री हैं, केंद्रीय पूर्व मंत्री और बक्सर से पूर्व सांसद, उन्होंने 1-2 दिन पहले कहा है कि नीतीश कुमार जी को केंद्र में डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाकर और बिहार में कोई नए चेहरा को बागडोर सौंपा जाए और नीतीश कुमार जी के प्रतिष्ठा को बढ़ाया जाए, क्योंकि वो डिजर्व करते हैं राष्ट्रीय स्तर पर डिप्टी प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए। तो हमको लगता है कि ये सब चीजें भी कुछ सोचकर ही किया गया है, क्योंकि नीतीश कुमार जी को आप डाउनग्रेड करके हटाएंगे या उनकी विकल्प तलाशेंगे, तो उनके साथ जो भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ कुछ वर्ग है, वो जो नाराज होंगे, तो वो महंगा पड़ जाएगा एनडीए को। और अगर वो कहीं शिफ्ट हो गए रिएक्शन में, तो वो दिक्कत हो जाएगी एनडीए को। तो शायद ये एक वे आउट, एक चीज है। अब पता नहीं इसमें एनडीए में कुछ अंदर खाने इस विषय पर कुछ चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ये तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि इस पर कहीं से हमको कंफर्मेशन नहीं आया है। लेकिन जो अश्विनी चौबे जी ने कहा है, हमको लगता है कि इस बात को कहीं ना कहीं से गंभीरता से कुछ लोग लेंगे जरूर। जी जी, आपने सारी बातें कही। आरजेडी के साथ दिक्कत जो मैं भी देख पा रहा हूँ, जिस तरह से सुभाष यादव का बयान आया कि अपहरण को डायरेक्ट डील ही करते थे लालू यादव। उन्होंने तो नाम लेके बताया था, जी न्यूज वाले के रिलेटिव, सुभाष चंद्रा के रिलेटिव का अपहरण का। तो इस तरह के आरोप, और विधानसभा में भी मैंने देखा था कि इनके जंगल राज को तमाम लीडर ने बिहार विधानसभा के फ्लोर पर जमकर उठाया था। तो यहाँ पर क्या आपको नहीं लग रहा, ये आखिरी क्वेश्चन होगा सर, कि प्रशांत किशोर यहाँ सफल हो सकते हैं? सर, प्रशांत किशोर सफल तो नहीं होंगे, इतना तो मैं कंफर्म कह सकता हूं, क्योंकि पिछला बार 4 विधानसभा चुनाव में उन्होंने कैंडिडेट्स खड़े किए दो, और उन्होंने दोनों को ही डैमेज किया। जहां एनडीए को भी डैमेज किया और राजद को भी डैमेज किया, महागठबंधन के कैंडिडेट्स को भी। तो वोट तो उन्होंने काटा जरूर। तो इसलिए ना ही इंडिया अलायंस वाले यानी महागठबंधन वाले इनसे चिंतित हैं, और ना ही एनडीए चिंतित है। तो ये चीजें हैं। तो प्रशांत किशोर का, और उसमें प्रशांत किशोर का अपना दमखम भी दिख गया। अब आगे वो ठीक है, बहुत उस पर चूंकि है तो रणनीतिकार, चुनावी कई जगह चुनाव लड़ा चुके हैं, तो इन सब चीजों को, विफलताओं को वो अपना एनालिसिस करेंगे, और उसके संदर्भ में क्या नई रणनीति अपनाई जा सकती है, वो कुछ जरूर इस पर मंथन करेंगे। तो अब जी, उस ये तो आने वाला समय बताएगा सर, लेकिन अभी तक हमको नहीं लग रहा है कि उनसे कोई फर्क पड़ने वाला है। मजेदार रहेगा बिहार का चुनाव। राजनीतिक रूप से उर्वर हमारा बिहार कैसे लेता है इन नए नेताओं को। प्रशांत किशोर की मेहनत वाकई दिखती है, लेकिन क्या लोग उनके साथ जुड़ेंगे? क्योंकि बिहार लगभग 35 साल से लालू और नीतीश के शासन में
चल रहा है, उसके पहले भी जो शासन रही, बिहार जो भी कुछ भी तरक्की किया है, तो एक लाइन ये बोलूं कहने सर? में। जी, एक लाइन बोल के खत्म कीजिए, आप ही खत्म कीजिए। हाँ, एक लाइन मैं बोलना चाहता हूं। अगर प्रशांत किशोर यादव जाति से या कुशवाहा जाति से होते तो इस चुनाव में, इसी साल के चुनाव में बिहार का मुख्यमंत्री प्रशांत किशोर ही होते। मैं इतना गारंटी के साथ कह सकता था। जी, मैं सवाल ये भी है, ये बिहार के लिए ये भी एक अहम सवाल है, लेकिन ठीक है। लेकिन 20 साल से जो नीतीश की सरकार है, अगर बिहार में 2 कदम भी चला है, तो नीतीश के राज में ही चला है। अन्यथा पीछे की सरकारों ने तो हमें, मतलब बिहार को पीछे ही ले गए थे। लेकिन जो कुछ भी कदम आगे बढ़ा है, नीतीश के राज में ही बढ़ा है। अब बिहार की जनता तो सारी दुनिया मानती है कि भाई राजनीतिक रूप से बहुत ही समझदार होती है। लेकिन मेरा तो सवाल बिहार की जनता से ही है कि आप कब जात पात से उठकर अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए वोट दीजिए। कब आप ये देखना शुरू कीजिएगा कि किसको वोट देने से बिहार का भला होगा। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर जुड़ेंगे आपके साथ किसी अन्य मुद्दे पर। आज के लिए इजाज़त दीजिए। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब तो निश्चित कीजिए। अगर हमारी किसी बातों से आप सहमत हैं या असहमत हैं, अपनी प्रतिक्रियाएं भी जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।